कन्ग्रुएंसी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कन्ग्रुएंसी उतना इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अगर हाल फिलहाल के पेपर को देखो तो एक इजी सवाल बन रहा है। एक ही सवाल बन रहा है एक शिफ्ट में, और वो भी इजी बन रहा है। और अगर आप पास्ट के पेपर को देखोगे लाइक 2018, 19, 20, 21, उस टाइम पे कभी कदार एक सवाल आते थे और बहुत अच्छे लेवल के सवाल आते थे। तो हमने क्या करा है कि 5-6 सवाल पुराने और 8-10 सवाल नए सब लेकर एक अच्छा सा 15-17 क्वेश्चन का मटेरियल बनाया हूँ, और इसको एक बार हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद कन्ग्रुएंसी से कोई क्वेश्चन आएगा तो फंसेगा नहीं, सब बन जाएगा। चलो समझते हैं कन्ग्रुएंसी होता क्या है। कन्ग्रुएंट का मतलब तो पढ़े होगे भैया, इतना तो आता होगा कि कन्ग्रुएंट मतलब होता है सिमिलर। एक इंग्लिश का वर्ड है एक जैसा। जैसे हमने दोनों हथेली को देखा तो मैं इसे एक दूसरे पे रख दूँ तो ये एक दूसरे के सिमिलर है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग कॉपी के शॉप पे जाते हैं तो कॉपी के ऊपर कॉपी के ऊपर कॉपी के ऊपर कॉपी के ऊपर कॉपी रखा रहता है। अगर मैं ऊपर से देख के ये नहीं बता सकता कि नीचे कितने कॉपी है। क्यों? क्योंकि वो सिमिलर लेंथ सिमिलर ब्रेड्थ के होते हैं। सिक्का, कॉइन्स, अगर मैं कोई 10 रुपये का कॉइन्स, 5 रुपये का कॉइन्स, कोई भी कॉइन्स लिया और 10 के ऊपर 10 के ऊपर 10 के ऊपर 10 के ऊपर लंबा रखते गया तो वो कितने कॉइन्स रखे गए मैं ऊपर से देख के नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि उसके सिमिलर लेंथ ब्रेड्थ सब है। तो कन्ग्रुएंसी होता क्या है? जिसका लंबाई चौड़ाई सब कुछ सेम हो, उसका साइज सेम हो, वो सारे के सारे चीज कन्ग्रुएंट है। जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने आपसे बोला जूते, हम लोग जो जूते पहनते हैं, जो चप्पल पहनते हैं, एकदम सेम साइज के एक जैसा दिखने वाला चीज होता है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलो टू दी पॉइंट बात करेंगे हम लोग जो पेपर में आते हैं। इतने बच्चे नहीं हो आप लोग कि कन्ग्रुएंसी का मतलब मैं अगले आधे घंटे तक खाली ये समझाऊं। मेन जो पेपर में आता है उसके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। अगर मैं बोलूं कोई दो ट्रायंगल है, हम लोग ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, दो ट्रायंगल है, कोई दो ट्रायंगल है। मैंने फोटो बना देता हूं यहां से लेके, इधर से भी तो बनाने का एक ऑप्शन आता है। एक ये है और एकदम सेम साइज का मान लेते हैं एक और एकदम सेम साइज का मान लेते हैं एक और है। यहां ये दोनों के दोनों कन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। अब कन्ग्रुएंट होने के क्या क्या केसेस होते हैं उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। कि ऐसा नहीं कि रैंडम कभी भी कोई दो ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो जाएगा, देखने में लग रहा है कि सर एक जैसा है तो कन्ग्रुएंट है मान लेते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको एक केस होता है सिमिलरिटी का, जो देखने में एक जैसा है तो सिमिलर है, लेकिन देखने में एक जैसा है तो कन्ग्रुएंट नहीं है। कन्ग्रुएंट होने के लिए कुछ कंडीशंस फॉलो करने पड़ते हैं, वो सारे कंडीशंस को आप समझ लो। इसमें पहला कंडीशन है कि मान लिया कि इसका लेंथ मेरा 6 है, इसका लेंथ 7 है, इसका लेंथ 8 है। अगर मैं इस ट्रायंगल का भी लेंथ 6, 7, 8 रख दूं तो ये कन्ग्रुएंट हो जाएगा। 6, 7, 8, 6, 7, 8, ये दोनों के दोनों कन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कब कन्ग्रुएंट हो रहा है? जब साइड्स बराबर हो रहे हैं। तो फर्स्ट केस होता है साइड साइड साइड, जिसे हम लोग एस 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 बोलते हैं। तो एस 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 नियम से ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होंगे। एस 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 नियम से दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होंगे। जब मैं इस ट्रायंगल को उठा के इसके ऊपर रख दूंगा तो दूसरा ट्रायंगल दिखेगा नहीं। आपको एक छोटी सी बात पता होना चाहिए, कई लोगों को कन्ग्रुएंसी लिखने नहीं आता है। जैसे मैं आपको बना दूं, मैंने एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी और ये बनाया डी ई एफ। मैं बोल दिया कि मेरा 6 है, ये मेरा 7 है, ये मेरा 8 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। तो आपको पता होना चाहिए कन्ग्रुएंसी लिखते कैसे हैं, कन्ग्रुएंसी का साइन क्या होता है, साइन भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं ये लिखूंगा
ट्रायंगल ए बी सी कन्ग्रुएंट है। देखो एक लाइन ऐसे होता है तो सिमिलरिटी का लाइन होता है, लेकिन इस पे दो नीचे से लाइन डाल दिया गया तो ये कन्ग्रुएंसी का साइन होता है। कन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ का। आपको एक छोटी सी चीज ध्यान देना होता है, आप साइड से कन्ग्रुएंट किए हो तो साइड को ध्यान दो, अगर एंगल से कन्ग्रुएंट किए हो तो एंगल को ध्यान दो। तो अभी हम लोग एंगल वाला केस पढ़े नहीं, अभी तो हम लोग साइड का केस पढ़ रहे हैं, तो साइड पे हम लोग ध्यान देते हैं। अगर हम लोगों ने साइड के रूल से कन्ग्रुएंट प्रूफ किए हैं तो क्या करेंगे हम लोग भैया, हम लोग इसे एक छोटी सी चीज को ध्यान देंगे। ये ध्यान देंगे कि जब मैं कन्ग्रुएंट लिखा हूं तो मैं ऐसे कन्ग्रुएंट नहीं लिख सकता। कैसे? कि ट्रायंगल एबीसी कन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ईएफडी के, चाहे मैं ऐसे नहीं लिख सकता ट्रायंगल एबीसी कन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एफईडी के। सर आप कहना क्या चाहते हो? चाहे मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि ट्रायंगल एबीसी कन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डीएफई के। सर आप सिखाना क्या चाहते हो? सीधी बात पे आओ, मुद्दे पे, टाइम बर्बाद मत करो। ठीक है भाई, आ जाते। आपको ये बात ध्यान देना है ना कि जो साइड जिस साइड के बराबर है उस साइड पे ध्यान देना है। अगर मेरा ए बी बराबर है डी के तो यहां पे मेरा ए बी आया तो यहां पे मेरा डी आना चाहिए। अब जैसे यहां ए बी आया और यहां ई एफ आ गया तो ये गलत है। मेरे को पता है कि यहां पर ए बी बराबर है डी, मेरे को पता है कि बी सी बराबर है ई एफ, मेरे को पता है कि ए सी बराबर है डी एफ। तो मुझे जब कन्ग्रुएंट ट्रायंगल लिखा हूं तो उस केस में भी इसी सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा कि ए बी बराबर है डी के, बी सी बराबर है ई एफ के, मतलब बी सी फिर ई एफ। यहां पे ये नहीं कि बी सी फिर एफ डी, बी सी फिर ई डी, ये बी सी प्लस एफ ये तो सही है, लेकिन बी सी ई एफ ही आपको आना चाहिए था, यहां पे बी सी ई एफ लिखे हो। तो अगला ए सी डी एफ है, ए सी डी एफ। अब देखो यहाँ पे ए इंटू सी और डी इंटू ई, ए सी और डी ई है, जबकि यहां पर ए सी और डी एफ है। आप इस बात को समझ रहे हो कि जिस सीक्वेंस में ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है उसी सीक्वेंस में उसे प्रेजेंट भी करना है। यू शुड लर्न हाउ टू प्रेजेंट द कन्ग्रुएंट ट्रायंगल। एक एग्जांपल और देता हूं, क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे आपके सामने मैंने ट्रायंगल लिखा, ये ट्रायंगल ए बी सी है, और एक और ट्रायंगल मैंने आपके सामने लिखा जो डी ई एफ है। मैं बोल दिया ये मेरा 5 है, ये मेरा 6 है, ये मेरा 7 है। यहां बोल दिया मेरा 5 है, ये मेरा 6 है, ये मेरा 7 है। अब आपको पता है कि साइड नियम से ये दोनों के दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है। अब मैं बोला लिखो कैसे कन्ग्रुएंट है, तो आपको इतना पता चल गया कि दोनों के दोनों कन्ग्रुएंट है। कौन सा नियम से? साइड से। अब हम लोग देखेंगे कौन सा साइड किसके बराबर है। तो ए बी बराबर है ई एफ के, सॉरी ए बी बराबर है ई एफ के, बी सी बराबर है डी एफ के, ए सी बराबर है डी के। अब जब आप लिखोगे कौन सा ट्रायंगल किसके कन्ग्रुएंट है तो कैसे लिखोगे? देखो, मैंने किसी एक को तो कैसे भी लिख देने हैं, मैंने मान लिया, मन किया ट्रायंगल एबीसी लिख दिया। अब दूसरे वाले पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। उसको मन करता मैं डी एफ लिख देता, लेकिन एक को ध्यान देना पड़ेगा। मैंने एक को एबीसी लिख दिया अपने मन से। अब मैं देखूंगा ए बी किसके बराबर है, ए बी ई एफ के बराबर है, तो पहले आएगा ई एफ, फिर बच गया डी। तो मेरा जो ट्रायंगल एबीसी है वो सर्वांगसम है, वो कन्ग्रुएंट है। कन्ग्रुएंसी को हिंदी में सर्वांगसम बोलते हैं। सर्वांगसम है किसके? ई एफ डी के। ऐसा नहीं है कि ट्रायंगल एबीसी को मैं कल को बोल दूंगा कि ट्रायंगल एबीसी कन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ के, इस पर्टिकुलर केस के लिए गलत हो जाएगा। ये नहीं बोल सकता कि ट्रायंगल एबीसी कन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एफ ई डी के, ये भी गलत है। मैं ये नहीं बोल सकता कि ट्रायंगल एबीसी कन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ई डी एफ के। ये सारे के सारे केसेस गलत हो जाएंगे, ठीक है, ये मेरा जो होगा वो सही होगा।
आपको आशा करता हूं साइड 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 से कभी भी दिक्कत नहीं होगा। आपको साइड मैच कराने आ गया कि ए बी है तो ई एफ आएगा, बी सी है तो एफ डी आएगा, ए सी है तो ई डी आएगा। बात क्लियर है? जी सर बात क्लियर है। अगला केस पढ़ेंगे एंगल, चलो पहले साइड एंगल साइड पढ़ लेते हैं। साइड एंगल साइड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर आपका एंगल एंगल साइड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो आपको 3 केस पढ़ लो, मोर देन इनफ हो जाता है। आपको पढ़ाने को मैं 5 केस पढ़ा दूं, क्या हो रहा है? ठीक है, पढ़ाने को मैं 5 केस पढ़ा दूं, लेकिन क्या करोगे पढ़ के? पेपर में यूज होना तो चाहिए। पेपर में आपका साइड 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 यूज होगा, साइड एंगल साइड यूज होगा, एक एंगल एंगल साइड यूज होगा। उसी से कुछ लोग पढ़ा देते हैं साइड एंगल साइड एंगल। आपको मैं लिखा दूंगा क्या क्या चीजें और किताबों में मिल जाती है, लेकिन नीड नहीं है पढ़ने की। जब साइड एंगल साइड पढ़ोगे तो इसमें क्या होता है कि आपके जब 2 ट्रायंगल गिवन हो और उसके, ध्यान से सुनना, उसके 2 साइड गिवन हो। मान लेता हूं एक साइड है 7 और एक साइड है 8, एक साइड है 7 और एक साइड है 8। इनके बीच का एंगल गिवन हो। शब्द पे ध्यान दिए कि नहीं? इनके बीच का एंगल गिवन हो। मैं बोला कि एक साइड है 7 और एक साइड है 8, एक साइड है 7 और एक साइड है 8, और एंगल बिटवीन बोथ द साइड्स इज थीटा। एंगल बिटवीन बोथ द साइड, देखो इसका मतलब है कि दोनों साइड के बीच का एंगल। इसका मतलब है साइड साइड बीच में एंगल। इसका मतलब क्या है? दोनों साइड के बीच का एंगल। इस बात को ध्यान रखना, गलतियां करते हैं लोग। दोनों साइड के बीच का एंगल, बीच का एंगल। ये बात क्यों मैं बता रहा हूं, मैं आपको भी सिखा भी दूंगा एग्जांपल के साथ। एंगल बिटवीन बोथ द साइड, एंगल बिटवीन बोथ इक्वल साइड, बोथ इक्वल साइड। ठीक ठीक, आ जाओ। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, छोटी सी बात पर ध्यान देना। अगर आपके 2 साइड और उसके बीच का एक एंगल बराबर हो तो जो ट्रायंगल होता है वो कन्ग्रुएंट होता है। इस कंडीशन में भी ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होता है, इस कंडीशन में भी ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होता है। ठीक ठीक। आपको अगर कल को ऐसा प्रेजेंट कर दिया जाए, परेशान करने के लिए प्रेजेंट करते हैं वो लोग कि मेरा ये ट्रायंगल है ए बी सी, जहां पर ये एंगल है अल्फा, और एक ट्रायंगल है, मान लेते हैं, थोड़ा छोटा बना देते हैं, एक ट्रायंगल है आपके सामने डी ई एफ, और वो बोलेगा कि मेरा जो डी है वो 6 है और डी एफ है वो 7 है, और बोल देगा ए बी है जो मेरा 6 है और ए सी है वो 7 है, और ये दोनों एंगल अल्फा है। क्या मैं यहां पे सिमिलर लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता। ये नहीं बोल सकता कि ए बी सी कन्ग्रुएंट होगा डी ई एफ के, कभी नहीं लिख सकता। वहीं पे अगर मैं एक स्टेटमेंट चेंज कर दूं और इस अल्फा को मैं बोल दूं कि ये अल्फा यहां पे है, इन दोनों के बीच में, अब मेरा जो ए बी सी है वो डी ई एफ के क्या है? कन्ग्रुएंट है। कैसे लिखोगे? द ट्रायंगल ए बी सी। अब आपको ध्यान देना है कि अगर ए एंगल यहां लिखे हो तो यहां पे ट्रायंगल डी का डी एंगल आना चाहिए। जैसे ए बी बराबर भी आना चाहिए डी के, तो ए बी और डी एक साथ आ गया, ए बी और डी, हाँ सब सही लिख रहे हैं। ए सी और डी एफ एक साथ आना चाहिए, देखो ए सी डी एफ, ठीक है, अपने अपने प्लेस पे दोनों है, अपने अपने प्लेस पे दोनों है। अब ये आप लिख सकते हो कन्ग्रुएंट है। आपको बहुत छोटी सी चीज ध्यान देना है कि जो दोनों साइड बराबर है उनके बीच का ही एंगल बराबर होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एंगल साइड एंगल। अब देखो इस प्रॉपर्टी को कभी कभी ऐसे प्रेजेंट किया जाता है, एंगल एंगल साइड, और उसको चौथा प्रॉपर्टी नाम दे दिया जाता है। अरे भैया काहे दोगे? कभी कभी जो पिछला प्रॉपर्टी है ना, जो हम लोग ये पढ़े थे एस एस, इसको आर एच एस दिया जाता है। आर एच प्रॉपर्टी, आर एच ही दिया जाता है ना, हाँ आर एच, आई थिंक इसी को आर एच से दिया जाता है। हाँ अब ये राइट
एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है। कैसे होता है जानते हो? आपको बोल देगा ना कि दो राइट एंगल है, देखो इस प्रॉपर्टी को एक पांचवा रूप है, दो राइट एंगल है, तो भैया दो राइट एंगल है जिसका हाइपोटेनस बराबर है, जिसका हाइपोटेनस बराबर है और एक साइड बराबर है। मान लेते इस साइड को बी और इस साइड को बी। अब बोल देगा तो भैया आप इतना तो समझदार हो कि दो राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों का हाइपोटेनस बराबर है, दोनों का बेस बराबर है, तो इजीली बोल दो कि दोनों का परपेंडिकुलर बराबर होगा और एक एंगल तो बराबर है ही 90-90। तो अब इसमें क्या ही आपको नियम मैं पढ़ाऊं अलग से, हम आपको एस पढ़ा दिए, एस पढ़ा दिए, तो इससे आप समझ गए कि राइट हैंड साइड वाला बनेगा जो, या फिर राइट एंगल ट्रायंगल का जो केस बनेगा मैं इजीली सॉल्व कर लूंगा। इसका अलग से प्रॉपर्टी का नाम देकर पढ़ना जरूरी है? बताओ, आप खुद बताओ, पढ़ना जरूरी है? राइट हैंड वाला नहीं पढ़ना जरूरी है। तो इसीलिए बोला कि इंपॉर्टेंट आपके तीन ही है, मैं फिर भी आपको ये दोनों लिख दिया था, कहीं किसी को ऐसा आपत्ति ना हो कि सर तो पढ़ाए ही नहीं, हमारा पैसा बर्बाद हो गया है। ठीक है, आ जाओ। अब मैं अगला, दो जगह दो तरीके से लिखा जाता है, एंगल साइड एंगल और एंगल एंगल साइड। सेम चीज है, सेम चीज, जानते हो कैसे? इसमें क्या बोल रहा हूं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक यही होता है, ये होता है जो अभी पढ़ा दिया, दो साइड के बीच का एंगल, ये गलती करते हैं। और ये तो आसान होता है। कैसे आसान होता है? देखो एकदम हलवा होता है। वो बोलेगा दो एंगल बराबर है, दो एंगल बराबर है। जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने आपको बोला, मैंने एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी, ये हो गया एंगल एंगल साइड की प्रॉपर्टी। एंगल एंगल साइड, व्हेन टू एंगल्स आर इक्वल, जब दो कोण बराबर हो। जस्ट एग्जांपल के लिए हमने मान लिया कि मेरा कोण ए जो है 50 डिग्री है और कोण बी जो है वो 60 डिग्री है। मैंने यहां पे बोल दिया कोण डी जो है वो 50 डिग्री है और कोण डी जो है वो 60 डिग्री है। अब इसमें कई लोग नियम कानून बनाएगा कि ये वाला साइड ले लो, ऐसे वाला साइड ले लो, जो दोनों एंगल के बीच का है साइड ले लो। अरे मैं इतना लूंगा ही नहीं। क्यों? ये सब नाम का है नियम, आपको अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, रूल नहीं रटना। मैं चाहता तो मैं रूल लिखवा के ले आता, कई आजकल तो मैं भी टाइप करा के ले आता हूँ, पहले मैं बिल्कुल एक शब्द टाइप नहीं करा था। टाइप इसलिए करा रहा था कि टाइम बहुत सेव होता था, इस तरीके से लिख के पढ़ाने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। अब मैं बोलूँ कि आपको ये 50 है, ये 60 है, ये 50 है, ये 60 है, आपको कोई प्रॉपर्टी नहीं याद करनी है। आपको पता है किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हो गए, तीसरा खुद ब खुद बराबर हो जाएगा। कैसे? ये 50 है, ये 60 है, तो मैं इसको दूसरे कलर से लिखता हूं। जो बचा हुआ सी होगा, सर वो 70 होगा? हाँ होगा, तभी तो ये तीनों कोण का, तीनों एंगल का सम 180 होगा। जो ये बचा हुआ तीसरा एंगल होगा वो 70 होगा? जी सर ये 70 होगा। अब मुझे पता चल गया कि मेरा एंगल सी जो है खुद ब खुद बराबर हो गया जब दो एंगल बराबर थे। अब दो ट्रायंगल के तीनों एंगल बराबर हो गए, साथ के साथ इन्होंने एक कंडीशन दिया कि एक साइड बराबर है। इससे खूब सारे सवाल बनते हैं, इसी से सवाल खूब सारे बनते हैं। अभी कोई भी साइड मान लो बराबर है, जरूरी नहीं कि मेरा यही बराबर है, वही बराबर है, ऐसा ही बराबर नहीं। अगर कोई भी साइड बराबर हो गया, एक मान लो ए बी बराबर हो गया डी के, या फिर बी सी बराबर हो गया ई एफ के, या फिर ए सी बराबर हो गया डी एफ के, कोई एक बराबर हो गया तो तीनों खुद ब खुद बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने एक को एक के ऊपर रखा तो वो दोनों भी सेट हो जाएंगे, क्योंकि 50 60 70 एंगल है, 50 60 70 एंगल है। तो आपको जब भी एंगल एंगल साइड एंगल ऐसा कुछ प्रॉपर्टी दे तो आप समझ लेना दो एंगल और एक साइड बराबर है। और वो जब भी दो एंगल और एक साइड बराबर है तो आपका ओ ट्रायंगल भी कन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं, ओ ट्रायंगल भी कन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं। इस चीज को आप समझ गए, इस प्रॉपर्टी को भी समझ गए, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था। इसको भी लिखने का तरीका वही होगा कि आपका ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, यहां पे आपको एंगल का ध्यान दे तो काफी हो जाता है। डी एफ के बराबर होगा, ए पर 50 है तो डी पे 50 है, बी पे 60 है तो ई पे 60 है, सी पे 70 है तो एफ पे 70 है। तो ए और डी बराबर थे, बी और ई बराबर थे, सी और एफ बराबर थे। कल को आपके सामने मैं ऐसे प्रेजेंट कर दूं, कल को आपके सामने मैं ऐसे प्रेजेंट कर दूं कि मेरे पास ये दो ट्रायंगल है जिनके एंगल कुछ ऐसे हैं कि ये मेरा अल्फा है, ये मेरा बीटा है और ये मेरा गामा है।
बोल दूं कि ये मेरा अल्फा है, ये मेरा बीटा है और ये मेरा गामा है। इसको रिप्रेजेंट कर दिया पी क्यू और आर से, और इसको रिप्रेजेंट कर दिया ए बी और सी से। बोला लिखो कि कन्ग्रुएंट है कि नहीं है। जब कंडीशन दिया हुआ है कि क्यू आर बराबर है बी सी के, प्रॉपर कंडीशन देगा सवाल में, मैं तो इसे रैंडम लिख रहा हूं। प्रॉपर कंडीशन देगा सवाल में कि क्यू आर बराबर होगा बीसी के। बताइए कन्ग्रुएंट है तो कैसे कन्ग्रुएंट है, कौन सा ट्रायंगल दो कन्ग्रुएंट है। आपको ये बोल देगा कि ट्रायंगल पी क्यू आर कन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल ए बी सी के। ये सही है कि गलत है। या फिर ट्रायंगल पी क्यू आर, यहां पे आपको बहुत लोग गलती करते हैं, आपको बस यहां पे एक चीज ध्यान देना होता है, एंगल्स। हमारे क्यू पे अल्फा है, अगर हमारे पी पे गामा है तो इसके सी वाला उठाएंगे, सी पे गामा लेंगे। अब हमारे क्यू पर अल्फा है तो इसके ए वाले को उठाएंगे, हम इसके ए वाले को उठाएंगे अल्फा। अब बचा क्या बी, तो बी खुद लिख लेंगे, बी खुद लिख देंगे, सी ए बी। इस बात को एकदम ध्यान देना है, एंगल्स में तो एकदम ध्यान देना है। एंगल्स में इतने अच्छे से ध्यान देना है ना कि एंगल एंगल के बराबर नहीं रखोगे तो सही नहीं होगा ना, नहीं रखोगे। देखो अल्फा को अल्फा के ऊपर रख दोगे। अब देखो यहाँ पे कंडीशन हमने गलत दे रखा है, कंडीशन हमने गलत दे रखा है। जब अल्फा के ऊपर अल्फा रखोगे ना तो क्यू आर कभी बीसी के बराबर आएगा ही नहीं। आप ये बोल सकते थे क्यू आर मेरा ए बी के बराबर है तो सही होता, क्यू आर मेरा ए बी के बराबर है तो सही होता। ये क्यू आर जो है इस ए बी के बराबर है। मान लो इसे भी ए दे देता हूं, इसे भी ए दे देता हूं। देखो यहां पे भी सेटिस्फाई करके क्यू आर बराबर है ए बी के। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए कि जिस एंगल पर पी है उसी एंगल पे सी रहना चाहिए। पी सर गामा है, सी भी गामा है। जिस एंगल पे क्यू है उसी पर ए रहना चाहिए, क्यू अल्फा है, ए अल्फा है। जिस एंगल पे आर है उसी पे बीटा रहना चाहिए। आर पर बी है, बीटा है, और बी पर भी बीटा है। पी क्यू बराबर होना चाहिए सी ए के, क्यू आर बराबर होना चाहिए ए बी के, पी आर बराबर होना चाहिए सी बी के। ये सारे कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। ये मेरा क्या है, कन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं है। कल को मेरे सामने ऐसा लिखा हुआ आ गया कि पी क्यू आर कन्ग्रुएंट है ए सी बी के, तो ये भी गलत है। आ गया ट्रायंगल पी क्यू आर कन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए बी सी ए के, तो ये भी गलत है। आपको अलग अलग तरीके से लिखा जाएगा तो सारे के सारे गलत होंगे। क्लियर है जी सर, एकदम क्लियर है। अगर आगे बढ़ रहे हैं, एक छोटा सा स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को भी आपको लिख लेना है कि ऑल कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर बट ऑल similar triangles are not congruent। छोटा तो नहीं लिख रहा हूं, काफी छोटा लिख रहा हूं। are not congruent, इसीलिए मैं थोड़ा सा ना हल्का पतला मोटा पेन यूज करता हूं जिससे कि छोटा ना लिख पाऊं। क्या लिखा हूं मैं कि ऑल कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर ट्रायंगल्स आर नॉट कन्ग्रुएंट। इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी सर्वांगसम त्रिभुज है वो समरूप होते हैं, पर जितने भी समरूप त्रिभुज है वो सर्वांगसम नहीं होते। जितने भी सर्वांगसम त्रिभुज है वो समरूप होते हैं, पर जितने भी समरूप त्रिभुज है वो सर्वांगसम नहीं होते। क्लियर है जी सर। सवाल सॉल्व करना शुरू करो। ये स्टेटमेंट हमने 10th क्लास में पढ़ा था, जो भी लिखा हूं, और उसका यूज आज भी होता है। पेपर का सवाल है, करो। व्हाट इज द ASA congruence rule of triangle where A and S are represents angle and side of a triangle? ASA रूल, त्रिभुज का ASA नियम क्या है जहां पर A और S क्रमशः त्रिभुज के कोण और भुजा को निरूपित करते हैं। Two triangles are said to be congruent if all three sides of both the triangles are equal। दो त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं यदि दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर हो। जब तीनों भुजाएं बराबर होती है सर,
तो उसे हम लोग एस 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 प्रॉपर्टी कहते हैं, एस 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 प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये तो हमारा एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल एंड टू एंगल एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल्स आर इक्वल। अब बोल रहा है कि दो त्रिभुज तब सर्वांगसम कहलाते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण, दो एंगल और एक साइड बराबर हो। ये मेरा प्रॉपर्टी ए एस ए प्रॉपर्टी होता है। आगे पढ़ो, ये मेरा सही है लेकिन आगे भी पढ़ लो। टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल, टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। दो त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं जब त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण त्रिभुज के दो भुजाओं के अंतर्गत कोण के बराबर है। सर ये क्या होता है? एस ए एस होता है कि दो साइड और उनके बीच का एंगल बराबर हो, तो उसे एस ए एस बोलते हैं। ये ए एस ए नहीं है। टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ एनी पेयर ऑफ टू एंगल्स एंड वन पेयर ऑफ साइड ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्वल। बोला है कि दो ट्रायंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ एनी पेयर ऑफ टू एंगल्स एंड वन पेयर ऑफ साइड ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्वल। अब यहां पर एक पेयर ऑफ साइड बोला है, एक साइड नहीं बोला है, एक पेयर ऑफ साइड, मतलब दो साइड को बराबर करने बोला है कि दो त्रिभुज तब सर्वांगसम का यदि दोनों त्रिभुज के दो कोणों का कोई युग्म और भुजाओं बराबर हो। एक पेयर नहीं, एक कोई साइड बराबर हो, जिसमें बोला है कि टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल। बस दो एंगल और एक साइड बराबर हो तो प्रॉपर्टी होता है ए एस ए। क्लियर है जी सर? ये भी गलत है। आगे आ जाओ, इस सवाल को करो। क्या ये सवाल? ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। अगर ए बी सी और डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट है तो क्या गलत है स्टेटमेंट? द रेशियो ऑफ ए सी टू डी एफ इज 2:1, यही गलत है। सर जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके सारे साइड बराबर होंगे। इस बात को फिर से नोट कर लो। इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। सॉरी, इतना सोता हूं फिर भी नींद आता है। मुझे नींद नहीं आ रहा है, थका भी नहीं हूं, लग रहा है ना ये जो एसी चलता है ना बॉडी टेम्परेचर को हमेशा मेंटेन कर देता है। मैं एसी में रहना छोड़ दिया इसी वजह से। पहले मैं सिर्फ एसी में सोता था, बहुत सोता था, इतना अपने पूरे जीवन में नहीं सोया जितना सोने लगा था। आ जाओ, क्या है? द पेरीमीटर ऑफ बोथ द ट्रायंगल इज इक्वल। ये बात सही है क्योंकि अगर तीनों साइड बराबर होगा तो तीनों साइड का सम भी बराबर होगा। ए बी और डी, बी सी और ई एफ के बराबर होंगे, भैया दोनों साइड तो बराबर होंगे। द रेशियो ऑफ द एंगल इन बोथ द ट्रायंगल सिस्टम, एंगल भी बराबर होगा तो उसका रेशियो भी बराबर होगा। बात सही है? सही। चलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बताना है। देखो, द थ्री साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल आर 4, 5, 6। दो ट्रायंगल का तीन साइड 4, 5, 6 है। द एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इन दोज एंगल विल बी ग्रेटर, द एरिया ऑफ द टू ट्रायंगल विल बी डिफरेंट। ये तो गलत है, हमें ज्यादा पढ़ना ही नहीं है। 4, 5, 6 का दो ट्रायंगल है तो उसका एरिया हमेशा सेम होगा, बात खत्म। अब ये गलत है। वैसे ये बात आपको पता है, साइन रूल में पढ़ाया गया है कि जो साइड सबसे बड़ा होता है उसके सामने का एंगल सबसे बड़ा होता है। यही बोला, द एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इन दोज ट्रायंगल विल बी ग्रेटर। द टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, होगा ही होगा 4, 5, 6 साइड 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 प्रॉपर्टी से, क्योंकि दोनों का लेंथ सेम है तो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देगा, एस 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 को। द टू ट्रायंगल्स आर स्केलन ट्रायंगल्स, स्केलन भी है क्योंकि तीनों के तीनों भुजा अलग अलग है। दो त्रिभुज विषम बाहु है, विषम बाहु भी है और सर्वांग सम भी है, और बड़ी भुजा के सम्मुख बड़ा कोण भी होगा, लेकिन क्षेत्रफल भी सेम होगा जो कि अलग बोला है। इस सवाल को करिए। लेट ए बी सी पी क्यू आर बी टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स सच दैट ए बराबर एंगल पी बराबर 90 डिग्री, बी सी बराबर 13, पी आर बराबर 5, फाइंड ए बी। अरे भैया 13 हो जाए, 5, 12, 13 बन रहा है, आओ करा दो। ए बी सी पी क्यू आर दो सर्वांगसम त्रिभुज है जहां पर ए और पी 90 के बराबर है। एंगल ए बराबर एंगल पी।
एंगल ए बराबर एंगल पी बराबर 90 डिग्री। अब अगला लाइन बोला है कि BC बराबर 13 है, तो ऑफकोर्स BC यहां होगा, ये 13, और PR बराबर 5 है। मान लेते हैं P, Q और R, PR बराबर 5। अब क्या बोला है कि फाइंड AB। मेरे लाल वही बात तो समझा रहा था कि एक एंगल राइट एंगल होता है और जो होता है कोई एक साइड बराबर होता है, तो ये ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होते हैं। बोलोगे जी सर, बात में आपके दम है। अब आपको यहाँ पे पहले ही बोल दिया है कि ABC और PQR दो सर्वांग समद्विभुज है। ABC और PQR जब दोनों के दोनों कन्ग्रुएंट है, इसका मतलब जब मैं PQR को ABC के ऊपर रख दूं या फिर ABC को PQR के ऊपर रख दूं तो दोनों बराबर होंगे, मतलब PR बराबर होगा AC के। वैसे भी आप सोच सकते थे कि BC बराबर होगा QR के, तो 13 ये है तो 13 ये भी होगा। AB बराबर होगा PQ के। अब देखो ये AB है तो ये PQ के बराबर होगा, और जो PR होगा वो AC के बराबर होगा। तो 5 12 13। मैं आपको समझाने के लिए इतना फोटो सोटो बना दिया, वैसे एक सवाल इजी सवाल था, इस सवाल को करो। देखो ट्रायंगल ABC में एंड DEF में A बराबर है 55 डिग्री, AB बराबर है AC बराबर है DF, और E बराबर है 85 डिग्री, F बराबर है 40, तो कौन सा प्रॉपर्टी से सेटिस्फाई किया? सिंपल सी बात है, दो साइड आपने बराबर दे दिया, एंगल भी आपने एक बराबर दे दिया, तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी लग जाएगा। कैसे? देखो आपके सामने दो साइड बराबर दिया है, आपको बना के दिखा दो, चलो बना देता हूं। ABC और एक ट्रायंगल हो जाएगा DEF। ठीक ठीक है। अब मैं बोला एंगल A 55 है, ठीक है लिख लिया सर। बोला है कि एंगल E 85 है, लिख लिया सर। एंगल F मेरा 40 है, लिख लिया सर। 8 4 12 125 हो जाएगा, तो बचा हुआ क्या होगा? 55। बचा हुआ क्या होगा? 55। अब सर एंगल D बराबर हो गया एंगल A के, और ऑलरेडी मुझे AB बराबर DE दिया हुआ है और AC बराबर DF दिया हुआ है, तो दो साइड और उनके बीच का एंगल बराबर हो गया, तो साइड साइड और उनके बीच का एंगल SAS बराबर हो गया। इस सवाल को करो। क्या है सवाल? देखो, इफ इट इज गिवन दैट फॉर टू राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंड DFE, A बराबर है 25, E बराबर है 25, B बराबर है F बराबर 90 और AC बराबर ED, तो कौन सा होगा? A बराबर E। ऑप्शन देखो भैया, हाँ फोटो नहीं बनाते, फोटो नहीं बनाए ना कि बना दे, छोड़ो फोटो यार। A E के बराबर होना चाहिए, A E के बराबर, A E के बराबर, A E के बराबर। लो कुछ करना ही नहीं पड़ा, फोटो बना दो। देखो मेरे को दिया है B और F 90 के बराबर है, अगर मैं यहां पे F बना दूं और यहां पे B बना दूं, तो ये और ये 90 के बराबर होना चाहिए। A 25 के बराबर होना चाहिए, A 25 के बराबर होना चाहिए, और E भी 25 के बराबर होना चाहिए। और ये बोला है जैसे ये 25 हुआ, तो आपको पता है ये 90 ये 25 है, तो अगला वाला तो खुद ही 65 हो जाएगा, तो ये भी 65 हो जाएगा। AC बराबर ED। अब एक साइड बराबर दे दिया, AC बराबर ED। अब हमें पता है कि A E के साथ, B F के साथ, C D के साथ, तो ABC EF D के बराबर होगा, ABC EF D के बराबर होगा। अगला करो। बोला है कि ट्रायंगल ABC में AB बराबर है PQ के, B बराबर है Q के, और SAS प्रॉपर्टी से ये कंग्रुएंट है, तो अगला साइड कौन सा बराबर होगा? फोटो बना लो भैया। A B C और ये हो जाएगा फोटो P Q R। हमसे बोल दिया गया है कि AB बराबर है PQ के, एंगल दे दिया गया है कि एंगल B बराबर है एंगल Q के, और प्रॉपर्टी दिया गया है साइड एंगल साइड, मतलब दो साइड के बीच वाला एंगल। अब दो कौन से दो साइड के बीच वाला एंगल है? सर इस दोनों साइड के बीच वाला एंगल है। इट मींस BC बराबर QR होगा, तभी तो दोनों साइड के बीच वाला एंगल बराबर है, उस प्रॉपर्टी से ये कन्ग्रुएंट होगा। बोलोगे जी सर, तो BC बराबर QR अगला कंडीशन होगा।
भैया इस लेवल के सवाल आते हैं पेपर में ना, मैं सच बता रहा हूँ, 10 से 15 सेकंड। अगर इससे ज्यादा आप टाइम दे रहे हो तो आप अपना और हमारा भी इज्जत चुल्लू भर पानी में डुबा रहे हो। हमसे पढ़ के जा रहे हो भैया, ये सवाल तो मतलब इज्जत ही नहीं दो। अब ये मेंस का सवाल है, क्या ही बोलूं मेंस का। देखो एबीसी पी क्यू आर का क्या है, समरूप है। समरूप नहीं, ये इसको सर्वांगसम है। सर्वांगसम का साइन है ना, कंग्रुएंसी का साइन है। ए बी बराबर 5, बी बराबर 40, ए बराबर 80। आपको दो साइड और एक एंगल दे दिया गया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू? कौन सा ऑप्शन ट्रू है? एक एंगल 40 है, एक एंगल 80 है, तो तीसरा एंगल जो बचेगा वो हमेशा क्या होगा, 60 होगा। आपको देखो बिना फोटो बनाए सॉल्व कराऊं, आ जाओ कराता हूं। ए 40 है तो ए बराबर पी होगा, नहीं ए 80 है, ए 80 है तो ए बराबर पी होगा। बी 40 है तो बी बराबर क्यू होगा। अब यहां पे आर 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 दिया है, नहीं सर यहां पे क्यू और पी दिया है। ऑप्शंस देखो सॉल्व हो जाएंगे, ध्यान से देखो। ए 80 है तो पी 80 होगा, यहां पे पी 60 है, गलत हो गया। बी 40 है तो सर क्यू भी 40 होगा, गलत हो गया। सर जब ए 80 था और बी 40 था तो बचा हुआ सी कितना होगा, 60, और बचा हुआ सी 60 होगा, इट मींस आर भी 60 होगा। अब पहला ऑप्शन देखिए इतना बता दिया कि आर 60 होगा। अब या तो ए सही होगा या तो बी सही होगा। आगे ए बी बराबर 5 बोला है, अगर ए बी सर 5 है तो पी क्यू भी 5 होगा, तो क्यू आर गलत होगा। अगर ए बी 5 है तो पी क्यू भी 5 होगा। कंग्रुएंसी का यही तो नियम है कि ये एंगल साथ साथ के एंगल के बराबर होना चाहिए, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, और ये साइड इसके बराबर। मतलब ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर, ए सी बराबर पी आर, ये भी बराबर होने चाहिए। क्लियर है जी सर? क्लियर है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, इसको करो। बोला है कि ट्रायंगल एबीसी समरूप है, सॉरी सर्वांगसम है, कंग्रुएंट है पी क्यू आर के। तो एबीसी, एंगल एबीसी दिया हुआ है, एंगल पी क्यू आर दिया है, एंगल आर पी क्यू दिया है, वैल्यू ऑफ एबीसी पूछा है। देन द वैल्यू ऑफ एंगल एबीसी का मान बताएं। हम तो इसको आंसर टिक कर देंगे 65। कोई बोलेगा सर कैसे किए? मैं आपको एक बात बताऊं, ये होता है थोड़ा सा सिक्स सेंस लगाना। सिक्स्थ सेंस कैसे? यहां पे बोला है कि एंगल एबीसी का वैल्यू है x + 60, और फिर ऑप्शन हमने देखा तो जितने ऑप्शन थे 60 से छोटे थे, सिर्फ एक ही ऑप्शन 60 से बड़ा था। और एबीसी ऐसा तो है नहीं कि x का वैल्यू ऐसा तो है नहीं नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव तो आएगा नहीं, नहीं तो आपका 65 ही आंसर होगा। अगर आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व भी कर लोगे। मैंने क्या किया कि बोला कि एंगल ए बराबर होगा एंगल पी के, एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के। आपको एंगल लिखने तो आता है ना कि नहीं आता है? चलो मैं एंगल लिखने एक बार सिखा दूं। अगर मैं एंगल ए लिख रहा हूं, एंगल ए को लिख रहा हूं, तो एंगल ए को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ध्यान देना, कितने लोगों को नहीं पता होगा तो मैं आपको लिखा देता हूं। एंगल ए को मैं एंगल ए लिख सकता हूं, और एंगल ए को ऐसे लिख सकता हूं बी ए सी। ये जो बीच वाला होता है वो भी एंगल रिप्रेजेंट करता है। एंगल बी को मैं ऐसे लिख सकता हूं एंगल बी, और एंगल बी को ऐसे भी लिख सकता हूं एंगल ए बी सी, ये बीच में। एंगल सी को मैं ऐसे लिख सकता हूं एंगल सी, और एंगल सी को ऐसे लिख सकता हूं एंगल ए सी बी, या फिर बी सी ए, ऐसे भी लिख सकता हूं ए सी बी या फिर बी सी ए। ठीक ठीक। अब देखो, अगर मैं बोलूं मुझे पता है कि जो एंगल ए होगा वो एंगल पी के बराबर होगा, बी होगा वो क्यू के बराबर होगा, तो ए बी सी पी क्यू आर के बराबर होंगे क्योंकि क्यू और बी बराबर है। तो x + 60 बराबर होगा 85 - 4x के। 4x से 5x हो जाएगा, और 85 - 60 25 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 5 हो जाएगी। मुझे ए बी सी की वैल्यू पूछा है, तो 5 + 60 65 विल बी द करेक्ट उत्तर। चलिए इस सवाल को सॉल्व करिए। फॉर व्हाट एंगल डी इज ट्रायंगल एबीसी कंग्रुएंट टू डीईएफ इफ एसी बराबर 2.5, बीसी बराबर 5, सी बराबर 75। साफ साफ बात है, किस एंगल के लिए, डी के किस एंगल के लिए एबीसी डीईएफ के कंग्रुएंट होगा, जहां पर एसी बराबर है डीई के और बीसी बराबर है डीएफ के। हमने फोटो बना दिया,
हम कुछ नहीं करते भैया, फोटो बना देते हैं सिंपल से। फोटो बनाते खेला खत्म कर देंगे। ए बी सी डी ई एफ। अब मैं बोला ए सी 2.5 है, हमने ए सी के जगह पे 2.5 लिख दिया। हमने बोला मेरा बी सी 5 है, हमने बी सी के जगह पे 5 लिख दिया। हमने बोला मेरा डी एफ 5 है और डी 2.5 है, डी एफ 5 है और डी 2.5 है। अब मेरे को ये दोनों बराबर कर दिया गया। अब मुझे इन दोनों के बीच का एंगल बराबर चाहिए। इस दोनों के बीच का एंगल ये सी है और इस दोनों के बीच का एंगल ये डी है, तो सी और डी बराबर हो जाए। अब मुझसे बोला है कि सी 75 है तो डी 75 होना चाहिए। फिर खेला खत्म। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार का। क्यों ऐसा करते हैं? कल को मैं इसको उठा के डी को इस पॉइंट सी पे रख दूंगा, इस कोने को उठा के इस कोने पे ऐसे घुमा कर रख दूंगा, तो दोनों एक दूसरे को ढक लेंगे, कन्ग्रुएंट रहेंगे। तो ठीक ठीक। इस सवाल करो, बहुत बेहतरीन सवाल है। ये सवाल सीजीएल प्री और सीएचएसएल प्री में भी एक बार आ चुका है। सिमिलर सवाल है, बस डेटा अलग अलग मिल सकते हैं उन क्वेश्चंस के। तो इसे आप करिए। अभी कभी वो क्वेश्चन मुझे मिला नहीं, मैं खोजा, काफ़ी देर तक खोजा, मिला नहीं। जब मैं पढ़ाई करता था तब के सवाल है, और ये सवाल भी और वो दोनों सवाल भी उसी टाइम आए थे जब मैं पढ़ाई करता था। ये जब आप लोग पढ़ रहे हो तब के सवाल थे, सोच लो। अभी मैंने अच्छे सवाल देखे ही नहीं हाल फिलहाल के पेपर में सिमिलरिटी कन्ग्रुएंसी से। देखो कैसे सवाल आप लोगों के पेपर में आते हैं अभी के टाइम पर। अब कल को एग्जामिनर का मूड खराब हो, कुछ नहीं करे, इन्हीं सवालों में से कोई जो आगे अब 5-6 कराऊंगा, किसी एक को डाल देगा ना, आगे के 6 सवाल में से किसी एक को डाल देगा। इसको छोड़ दो, आगे के 5 सवाल में से किसी एक को डाल देगा ना। जो टॉपर्स रैंक 1 लाएंगे, रैंक 2 लाएंगे, रैंक 100 लाएंगे या फिर रैंक 200 लाएंगे, सिर्फ उन्हीं लोग सॉल्व कर पाएंगे और कोई नहीं कर पाएगा। वहीं पर नॉलेज गैप पता चल जाता है। क्योंकि देखो नॉलेज गैप कैसे है मैं आपको बताऊं। जो रैंक 1 से 100 तक आता है उनके बीच में मार्क्स का डिफरेंस होता है 10-15 मार्क्स। लेकिन जब 1 से 1000 के रैंक के बीच में गैप देखोगे तो 100-100 मार्क्स, 50-50 मार्क्स के गैप हो जाते थे। हम लोग के टाइम में तो बहुत और ज़्यादा गैप होते थे। अब तो शायद थोड़ा कम गैप हो रहा है, क्योंकि एक ही पेपर होता है, 390 में कंप्लीट कर देते हैं एसएससी के पेपर को। अब थोड़ा कम गैप क्रिएट होता है क्योंकि उसमें जीके इंक्लूड हो गया है, तो जीके में टॉपर भी मार खा जाता है। पहले मैथ इंग्लिश था तो टॉपर सब टॉप कर जाते थे उन सेक्शन में। अब जीके के आने की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। करो इसको फिर भी। लेट डी एंड ई बी 2 पॉइंट्स ऑन द साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। हमने ट्रायंगल ए बी सी बनाया, जिसमें डी और ई 2 पॉइंट है बी सी ऑफ साइड में। ये डी है और ये ई है। बोला है कि सच दैट ए डी बराबर है ए ई के। हमने ये ए डी ड्रॉ किया, ये ए ई ड्रॉ किया। हमसे बोला गया ए डी बराबर है ए ई के, बी ए डी बराबर है ई ए सी के। बी ए डी थीटा बराबर है ई ए सी थीटा, और ए बी बराबर है 3x+1 के। ए बी बराबर है 3x+1 के, और बी डी बराबर है 9 के। ए सी बराबर है 34 के, और ई सी बराबर है y+1 के। फाइंड द वैल्यू ऑफ x+y। आपको बोला गया कि ये दोनों बराबर है। अगर मैं बोलूं मेरे लाल कि मुझे ये दोनों साइड बराबर दिया गया है ए डी और डी, तो मेरे क्या ये एंगल इस एंगल के बराबर नहीं हो जाएगा? कोई बोलेगा कैसे बराबर हो जाएगा मास्टर? अरे भाई, अगर मैं बोलूं ये मेरा अल्फा है तो ए डी बराबर है ए ई के, तो ये भी अल्फा हो जाएगा। बोलोगे हाँ। पूरा 180 होना चाहिए, बोलोगे हाँ। तो ये 180 माइनस अल्फा हो जाएगा, हाँ। सॉरी ये भी 180 माइनस अल्फा हो जाएगा, बोलोगे हाँ। अब मेरे को ए डी बी ट्रायंगल में और ए ई सी ट्रायंगल में थीटा, इसका भी थीटा 180 माइनस अल्फा, इसका भी 180 माइनस अल्फा, दो के दो मुझे बराबर मिल गए। क्या? एंगल। दो एंगल बराबर मिल गए। तीसरा एंगल खुद ब खुद बराबर हो जाएगा। अगर ये 40 होता, ये 50 होता, तो तीसरा खुद ब खुद बराबर हो जाता। ये थीटा है 180 माइनस अल्फा है, तो ये जो बनेगा वो क्या बनेगा खुद बताओ।
ये बनेगा थीटा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस थीटा, ये भी बन जाएगा अल्फा माइनस थीटा, तभी तो तीनों का सम 180 हो जाएगा। बोलोगे जी सर, तो तीसरा एंगल खुद ब खुद बराबर हो जाएगा। तो अब ध्यान से सुनना, ए बी डी में और ए ई सी में तीन एंगल बराबर हो चुके हैं एक दूसरे के, तीन एंगल बराबर हो चुके हैं। अगर मैं कोई एक साइड बराबर कर दूं, क्या सिखाया था कि दो एंगल के बाद एक साइड बराबर होना चाहिए, एंगल एंगल साइड, दो एंगल के बाद एक साइड बराबर होना चाहिए, तो काम हो जाएगा। हाँ सर, ए बी डी ट्रायंगल और जब ए ई सी ट्रायंगल फोकस किया तो एंगल्स तो बराबर हो चुके थे, मुझे ये मिला कि जो ए डी बराबर है ए ई के, सर एक साइड भी आपने बराबर कर दिया, ए डी बराबर है ए ई के, एक साइड भी आपने बराबर कर दिया। अब हमारे साइड भी बराबर हो गए, हमारे एंगल भी बराबर हो गए। आई कैन इजीली से कि जो मेरा ए बी डी ट्रायंगल है ए ई सी के सिमिलर है, तो मैं यहां पे बोल सकता हूं ट्रायंगल ए बी डी, सिमिलर बोल देता हूं मुंह से, तो माफ करना, सिमिलरिटी ज्यादा ही आता है सवाल में, मेरे मुंह से सिमिलर सिमिलर बार बार निकल रहा है। कन्ग्रुएंट है किसके, ए के सामने ए एंगल है, बी बराबर है सी एंगल के और डी बराबर है ई एंगल के, ए सी ई के। इट मीन सर साइड ए बी बराबर होगा साइड ए सी के, तो ए बी भी बराबर होगा ए सी के, तो 3x प्लस 1 साइड बराबर होगा 34 के, तो 3x बराबर होगा 34 माइनस 1 33, तो x बराबर होगा 11 के। अब मैं बोल सकता हूं साइड बी डी बराबर होगा साइड सी के, साइड बी डी बराबर होगा साइड सी के, तो y प्लस 1 बराबर होगा 9 के, तो y बराबर होगा 9 से 1 के 8 के। मुझसे बोला है x प्लस वाई का वैल्यू बताओ, 11 प्लस 8 19 विल बी द करेक्ट उत्तर ऑफ द सवाल, 19 विल बी द करेक्ट उत्तर ऑफ दिस सवाल। क्लियर है जी सर, क्लियर है। इस सवाल को करिए, एसएससी सीजीएल एसएससी सीपीओ दोनों के आया हुआ सवाल है, जब आया था काफी लोग से नहीं बना था। पढ़ो, ट्रायंगल एबीसी, एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर, बी परपेंडिकुलर है एसी पर, AD and B intersect each other at F if BF बराबर AC, the measure of angle ABC। ABC में AD परपेंडिकुलर है BC पर, हमने फोटो बनाया, ये मेरा फोटो बन गया, ये बोला A है, ये बोला B है, ये बोला C है। AD जो है परपेंडिकुलर है BC पर, और जो ये थोड़ा फोटो और अच्छा बनाता हूं, हल्का सा ये कम ले लो, ये जो AD है वो परपेंडिकुलर है BC पर, और जो ये BF है ये भी परपेंडिकुलर है AC पर। ये स्टेटमेंट है ना, हमारे पास स्टेटमेंट यही है कि AD परपेंडिकुलर BC और AD एंड B इंटरसेक्ट ईच अदर एट F। अच्छा, AD परपेंडिकुलर BC और B परपेंडिकुलर AC, ये B है, और BF पर ये लोग कट, F पर ये लोग कट कर रहे हैं एक दूसरे को। और एक स्टेटमेंट है मेरे पास कि जो BF है वो बराबर है AC के, जो BF है वो AC के बराबर है। इस पॉइंट को ध्यान देना। अब आप सवाल को सॉल्व करो। ऐसे सवाल जब पेपर में आएंगे ना, दिमाग घूम जाएगा, मैं बता रहा हूं। आप थोड़ा रुक के सोचा करो, बिना सोचे आगे मत बढ़ो, थोड़ा देर तक रुको, सोचो कि क्या सवाल कह रहा है। सोचो, ऐसे सवाल पेपर में आते हैं तो वहीं पर डिसाइड हो जाता है कि आपका कहाँ रहने वाला है रैंक। आई एम नॉट सेइंग कि आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा, क्योंकि ऐसे सवाल कम आते हैं, एक आते हैं पेपर में, ज़्यादा से ज़्यादा एक आएगा, तो एक से आपका सिलेक्शन नहीं डिसाइड होगा। हो सकता है ठीक है एक क्वेश्चन छोड़ दोगे, नहीं बनेगा, हम उतना चिल्ल है, लेकिन अगर आपका मन है कि मैं टॉप रैंक लाऊं तो आपको ऐसे क्वेश्चंस पे भी कमांड होने चाहिए। नहीं आता है तो प्रेशर नहीं लेना है, नौकरी हो जाएगा। 4000 5000 2000 3000 रैंक पे भी नौकरी होता है, जरूरी नहीं है कि 2 डिजिट और 1 डिजिट में ही रैंक लाया जाए। अब मैं आपको फोकस करवाता हूं। मैंने बोला कि इफ आई एज्यूम दिस एंगल एज थीटा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से थीटा हो जाएगा। ये 90 है तो ये भी 90 है, और ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक ठीक। अगर मैं बोल दूं DBF और AFE, ये दोनों ट्रायंगल में 90 थीटा थीटा कर दिया, लेकिन हमें उससे क्या मतलब है? अगर मुझे BF और AC में रिलेशन मिल जाए तो ना काम होगा, क्योंकि BF बराबर AC दिया है।
हमने BF और AC में रिलेशन खोजने के लिए फोकस किया ADC में। कहाँ पे फोकस किया? ADC में। मैं बोला ADC में D 90 है, A 90 माइनस थीटा है, तो C क्या हो जाएगा? थीटा। अब हम फोकस, मेरा ध्यान देना, मेरे ये हाथ पे ध्यान देना, पिंकी पिंकी कलर ले रहा हूं। हमने बोला BDA, नहीं BDF। BDF में थीटा है 90 है, 90 माइनस थीटा है। ADC में 90 माइनस थीटा है, थीटा है, और ये क्या है? 90 है। हमने लिखा ट्रेंगल BDF सिमिलर है किसके? अब B पे क्या है? 90 माइनस थीटा, तो A पर 90 माइनस थीटा। ट्रेंगल ADC। सर ये सिमिलर आपने प्रूफ किया है, आपने कन्ग्रुएंट नहीं प्रूफ किया है। कन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। BF बराबर है AC के, एक साइड बराबर है। जैसे ही मेरा 3 एंगल और एक साइड बराबर होगा, ये कन्ग्रुएंट हो जाएगा। BF बराबर AC, इट मीन्स मैं बोल सकता हूं BF बराबर AC तो मुझे गिवन है, लेकिन जैसे हमने प्रूफ किया कन्ग्रुएंट है, तो मैं ये भी स्टेटमेंट दे सकता हूं कि BD बराबर होगा AD के। जी सर, हमने जैसे ये बात लिखा कि BD बराबर है AD, तो हमने फोकस किया BD और AD के ऊपर। सर ये BD और AD एक दूसरे के बराबर है, इट मीन्स जो मेरा ट्रायंगल ADB है, ये एक आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल है। हाँ। जहां पर एक एंगल 90 है। हाँ। तो बचे हुए 2 एंगल बराबर होंगे। हाँ। तो बचे हुए 2 एंगल क्या होंगे? 45 45। मुझसे पूछा गया था DBA या फिर ABC, या फिर आप साफ साफ बोलो तो एंगल B पूछा गया था, जो कि 45 होगा, एक बार आप फिर से रुकना, समझना, रुक के पीछे जाके समझना कि मैंने कुछ नहीं किया है। BFD और ADC ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। ठीक है, आ जाओ इधर, इस सवाल को करो। ये ब्रेकिंग वाला सवाल है, मस्त सवाल है। 2-3 सवाल आपके बनते हैं ब्रेकिंग से। 3 सवाल आखिरी के तो और मजेदार है, 2 सवाल आखिरी के और मजेदार है, पहले इसे कर लो। इन ट्रायंगल ABC AD इज एंगल बाइसेक्टर। ट्रायंगल ABC में AD जो है एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है भैया, ठीक है। आगे देखो, BAC बराबर 111 है, BAC बराबर 111 है, AB प्लस BD बराबर है AC के। मान लिए AB A है और BD B है, तो जो मेरा AC है वो A प्लस B है। यही बोल रहा है ना, इन दोनों के सम के बराबर है। ठीक है। अब हम लोग बोले कि ACB का एंगल बताओ। ACB, कुछ सोच पा रहे हो? सोचो, ऐसे सवाल आएंगे तो कुछ हवा पानी ही दिमाग में काम नहीं करता। मैं पढ़ाई करता था, मेरे सामने आते थे, क्या पूछ रहा है ये, कहना क्या चाहता है। तब तो मेन 100 क्वेश्चन के होते थे और पेपर में अलग अलग रिसर्च करके सवाल डालता था। अब तो थोड़ा कम से कम परेशान करता है। तब भी 2023 में काफ़ी परेशान किया है पेपर में, 2024 में भी कुछ पेपर में ज्योमेट्रिक काफ़ी परेशान किया है। अभी CHSL का आंसर किया है, CHSL 2024 का, उसमें भी एक डिफिकल्ट सवाल बना हुआ है। तो आप कैसे, क्या सोच पा रहे हो? कुछ सोच पा रहे हो? चलो, मैंने पहला चीज सोचा, जैसे जैसे दिया है तो वही सोचता हूं। ये मेरा एंगल बाइसेक्टर है, तो ये थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा। अगर मैं इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर दूं, हमने इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर दी। मैंने बोला ये लाइन कुछ ऐसा ड्रॉ किया ना कि इस AC को A प्लस B में ब्रेक किया है। ये ऐसा पॉइंट है जहां से यहां तक का डिस्टेंस, इसको P ले लेता हूं, ये A है और P से C तक का डिस्टेंस B है। ठीक, हमने कुछ इस तरीके से किया, एक D से P तक ऐसा लाइन ड्रॉ किया जो AP को A बनाए और PC को B बनाए। ठीक है। हमें एक बात पता है कि इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। बोलोगे जी सर। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है जिस प्रॉपर्टी का नाम है साइड एंगल साइड, कि अगर 2 साइड बराबर हो और उनके बीच का एंगल बराबर हो तो ट्रायंगल सिमिलर होता है। अब हमने 2 ट्रायंगल पे फोकस किया, एक ट्रायंगल पे फोकस किया ट्रायंगल ABD, और दूसरा ट्रायंगल पे फोकस करूंगा ट्रायंगल ADE।
हमने बोला ए बी बराबर है ए पी के, तो ए बी बराबर ए पी लिखो ना, यहाँ पे पी लिखो पहले। और फिर बोला ए डी बराबर है ए डी के, क्योंकि दोनों ट्रायंगल में ए डी है, ए बी डी में भी और ए डी पी में भी। अब हमने बोला दो साइड्स सर बराबर हो गए और एक बीच का एंगल बी ए डी और डी ए पी, ए और ए एंगल बराबर हो गया। इट मीन्स मैं बोल सकता हूं जो मेरा ए बी डी ट्रायंगल है और जो मेरा ए पी डी ट्रायंगल है, ये दोनों कन्ग्रुएंट है। बोलोगे जी सर कन्ग्रुएंट है, किस प्रॉपर्टी से कन्ग्रुएंट है? साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से, क्योंकि इसके भी दो साइड और इसके भी दो साइड और उन दोनों साइड के बीच का एंगल, उन दोनों साइड के बीच का एंगल बराबर है। साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से बराबर है। जब हमने ये बात बोला तब हमने एक अगला बात क्या बोला, ध्यान देना, यहीं से गेम स्टार्ट है। अगर मेरा ये ए है, ये ए है, और अगर मेरा बी डी पी है, बी है, तो बी डी बराबर होगा पी डी के, तो पी डी भी तो बी होगा। बोलोगे जी सर, मतलब ये भी बी है। और जैसे हमने पी डी को बी बोला तो मैंने पी सी बी अपने मन से ले रखा था। अब मैं अगर इसे अल्फा मानता हूं तो ये भी मेरा अल्फा हो जाएगा। बोलोगे वाह। अब मैं बोला ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो ये एक्सटीरियर एंगल 2 अल्फा होगा। बोलोगे वाह। अब हमने एक बात और पढ़ा कि जो मेरा ए बी डी है वो ए पी डी के बराबर है। इट मीन्स एंगल ए के बराबर है, थीटा थीटा। एंगल बी एंगल पी के बराबर है। एंगल पी क्या है? 2 अल्फा, तो एंगल बी भी क्या होगा? 2 अल्फा। एंगल पी 2 अल्फा तो एंगल बी भी 2 अल्फा। हमने फिर से एंगल भी पता कर लिया। अब हमें क्या पता चला कि थीटा थीटा 2 अल्फा अल्फा सबका सम 180 आना चाहिए। मुझे बी ए सी 111 दिया हुआ है, मतलब मुझे पूरा ये एंगल 111 दिया हुआ है। तो 111 प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा 3 अल्फा बराबर क्या आएगा? 180। तो 3 अल्फा किसके बराबर आएगा? 180 माइनस 111 69 डिग्री। तो अल्फा बराबर क्या आएगा? 23 डिग्री। 23 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। क्लियर है जी सर? क्लियर है। साइड एंगल साइड के प्रॉपर्टी लगाओ और धीरे धीरे फिर से पीछे जाकर समझो, दोबारा समझना, हड़बड़ाहट में मत करना। आ जाओ इसे करते हैं। आगे के 3 सवाल ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टी पर है और उसमें से 2 सवाल मेंस के आए हुए हैं। ये सवाल मेंस 2019 में आया था। ये सवाल आई थिंक कैट का आया हुआ है या फिर किसी और एग्जाम का आया हुआ है। और ये सवाल आपके 29 जनवरी 2022 जो कि मेरा शिफ्ट है, जिस ईयर से मेरा 112 रैंक आया था, उस शिफ्ट का है वो सवाल। मैं इस सवाल को पढ़ा और 2.5 आंसर मार दिया। इस लेवल की तैयारी करके गया था और ये सवाल वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सवाल ऑफ दैट ईयर। 29 जनवरी 2022 एसएससी सीजीएल टीयर 2 का पेपर का सवाल है ये। और इस सवाल का मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है, भूल रहा हूं, लेकिन सेम कॉन्सेप्ट है इसके बाद वाला और ये वाला सवाल बनाने का, तो पढ़ा देंगे। और ये आपका 2019 मेंस का सवाल है, वो 2020 मेंस का, शायद ये 2019 में 2018 मेंस का सवाल है। 13 सितंबर 2019 को पेपर हुआ था। जितना हमें ध्यान है, एक बार डेट इसका चेक करना पड़ेगा। देखो, इफ इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी बराबर है 120 डिग्री, पी एस परपेंडिकुलर है क्यू आर पर एट एस एंड पी क्यू प्लस क्यू एस बराबर है एस आर। हमने फोटो बनाया। ये मैं बोला पी है, ये मैं बोला पी है, ये मैं बोला क्यू है, ये मैं बोला आर है। हमसे बोला गया कि पी एस परपेंडिकुलर एट क्यू आर। हमने पी एस को परपेंडिकुलर डाल दिया क्यू आर पर, पी एस को परपेंडिकुलर डाल दिया क्यू आर पर। अब बोला है कि पी क्यू प्लस क्यू एस बराबर है एस आर। पी क्यू प्लस क्यू एस बराबर है एस आर। हमने इसको एस लिया। अगर मेरा ये ए है तो ये बी है, तो ये मेरा ए प्लस बी है एस आर। ए प्लस बी है। बोलोगे जी सर, बात पे आपके दम है, कोई आपत्ति नहीं है। हमें इतना स्टेटमेंट गिवन है, मुझसे बोला कि एंगल क्यू का वैल्यू बताओ, एंगल क्यू का वैल्यू बताओ। मैं आपको एक छोटी सी चीज पहले पढ़ाता हूं, उसके बाद आगे सारी चीजें सिखाऊंगा। एक ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल कहता है
कि मेरे दोनों साइड बराबर होते हैं? बोलेंगे हाँ हमें पता है पहले से, तुम तभी तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हो। ये तो बहुत सिंपल सा चीज है। जो इसका मेन काम है ना, जो कि मैं आपको सर्कल में भी बोलता हूँ, जब मैं कॉर्ड्स पढ़ाता हूँ, और मैं यहाँ पे भी बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, जब मैं इसके एंगल ए से एंगल बीसी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, तो ये लाइन मेरा एंगल बाइसेक्टर भी होता है, ये लाइन मेरा परपेंडिकुलर भी होता है, ये मेरा साइड बाइसेक्टर भी होता है, ये मेरा मीडियन भी होता है। ये जो एडी होता है, एडी चार तरह से काम करता है। एडी चार तरह से क्या काम करता है? एडी इज ए एंगल बाइसेक्टर, एडी इज ए मीडियन, एडी इज एल्टीट्यूड, एडी इज परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर। आपको पता ही है एंगल बाइसेक्टर के ऊपर इंसेंटर होता है, मीडियन के ऊपर सेंट्रोइड होता है, एल्टीट्यूड के ऊपर क्या होता है भैया? ऑर्थो सेंटर, और परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर के ऊपर होता है आपका सरकम सेंटर। एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक के ऊपर अंतः केंद्र होता है। हिंदी वाले परेशान ना हो भाई, हम हैं ना, जो भूल जाएंगे वो आप लोग हो। मीडियन को बोलते हैं हम लोग माध्यिका, सेंट्रॉइड को बोलते हैं केंद्रक, माध्यिका के ऊपर हमेशा केंद्रक होता है। एल्टीट्यूड को बोलते हैं ऊंचाई, और ऑर्थो सेंटर को बोलते हैं हम लोग, नहीं याद आ रहा है। और परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, वो लाइन जो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करे, इसको नाम कोई पर्टिकुलर नहीं होता है, वो लिखता है एक ऐसा लाइन है जो साइड पे लंब भी है और उसे दो भागों में विभाजित भी करता है। और सरकम सेंटर को बोलते हैं आपका बाह्य केंद्र। एडी जो है इस चारों का काम करता है। अब मैं आपको बोल दूं, अगर मैं कोई दो चीज बोल दिया, अगर मैं कोई दो बात बोल दिया, कौन सा दो बात? कि लाइन एडी इज मीडियन एंड एल्टीट्यूड, तो यहां से दो चीजें निकल के आती है, जानते हो? कि कोई भी ऐसा रैंडम लाइन एडी वो एंगल को बाइसेक्ट भी कर रहा है और परपेंडिकुलर भी है। इट मींस जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है वो ट्रायंगल आइसोस्केलस ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, और साथ के साथ ये एडी जो है एंगल बाइसेक्टर भी और परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर भी है। कोई एक बात बोल दिया कि ट्रायंगल जो है आइसोसेलस है और लाइन जो है मीडियन है, इट मींस ये लाइन चारों को केस को फुलफिल करेगा। या फिर मैं बोल दिया लाइन जो है एंगल बाइसेक्टर भी है और एल्टीट्यूड भी है, मतलब वो ट्रायंगल आइसोसेलस है। कोई एक बात बोलूंगा, दूसरा खुद ब खुद ट्रू हो जाएगा। जैसे मैं बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, उधर वाली ना नहीं बोली, मतलब हाँ हो, बात खत्म। वैसे ही मैंने बोला कि कोई ट्रायंगल है कि मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों है, इट मींस वो आइसोसेलस भी है, क्योंकि कुछ रोक टोक नहीं सकता, है ना? ये सिंपल सी बात है कि नहीं? बोलोगे जी सर बहुत सिंपल सी कहानी है, कोई बहुत डिफिकल्ट चीज है नहीं। अगर हम लोग इस बात को देखें, हमसे बोला गया है कि जो मेरा पीएस है वो परपेंडिकुलर है, जो मेरा पीएस है वो परपेंडिकुलर है क्यूआर पर। हमने बस एक कुछ करूंगा नहीं, मैं छोटा सा एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। नहीं तो कौन सा लाइन ड्रॉ कर दूंगा? ये वाला लाइन ड्रॉ कर दूंगा। यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये लाइन कुछ ऐसा ड्रॉ किया कि जो मेरा बी है वो यहां पर आए, मतलब जो एस से इस टी तक का डिस्टेंस हो वो बी हो। हमने ये लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया पी से कि एस टी मेरा बी हो और बचा हुआ ए हो, और बचा हुआ ए हो, बचा हुआ ए हो। ठीक ठीक, मैंने पी क्यू आर ट्रायंगल दिया था, सब कुछ कंडीशन दिया था, अपने मन से बस हमने पीटी ड्रॉ किया, और पीटी कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया कि एस टी मेरा बी हो। और जैसे मेरा एस टी बी हुआ तो मुझे क्या पॉइंट मिला? ये जो सर एस पॉइंट है, ये जो मेरा पीएस है, ये पीएस कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है कि पीएस इज ए परपेंडिकुलर, पीएस इज ए एल्टीट्यूड, पीएस एक एल्टीट्यूड के तौर पे काम कर रहा है क्योंकि 90 डिग्री है, एंड पीएस इज ए मीडियन। सर पीएस मीडियन के तौर पे कैसे काम कर रहा है? क्योंकि इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और जैसे ये एल्टीट्यूड और मीडियन हुआ तो मैं क्या बोल सकता हूं? पीएस मेरा एंगल बाइसेक्टर भी होगा, मतलब ये दोनों एंगल को भी इक्वली डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है,
पीएस मेरा एंगल बाइसेक्टर भी, पीएस मेरा साइड बाइसेक्टर भी होगा। और साथ के साथ एक और स्टेटमेंट दे दूंगा कि जो मेरा पी क्यू टी ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल, जो मेरा पी क्यू टी ट्रायंगल है, दूसरे कलर से बना दूं, जो मेरा पी क्यू टी ट्रायंगल है ये मेरा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इट मीन्स अगर मेरा ये साइड ए है तो ये साइड भी ए होगा, ये साइड भी ए होगा। ठीक है, ठीक है सर, अच्छे से क्लियर है। अब मैं बोल सकता हूं कि अब मेरा ये साइड पी टी ए है और टी आर ए है, इट मीन्स ये एंगल अल्फा होगा तो ये एंगल भी अल्फा होगा। बोलोगे जी सर आपके बात में दम है, आपके बात में दम है। ये अल्फा और ये अल्फा है तो ये एक्सटीरियर एंगल से अल्फा प्लस अल्फा ये 2 अल्फा होगा। और आपने अभी अभी बोला कि पी क्यू टी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जहां पर पी क्यू बराबर है पी टी के, अगर ये 2 अल्फा होगा तो ये भी 2 अल्फा होगा। अब मुझे क्या क्या मिल गया, मुझे ऑलरेडी पी 120 दिया हुआ था, मुझे ये दोनों ट्रायंगल के एंगल मिल गए। तो 120 प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा बराबर 180, इट मीन 2 अल्फा प्लस अल्फा 3 अल्फा बराबर क्या होगा 60 होगा। तो अल्फा की वैल्यू 20 होगी, अल्फा की वैल्यू 20 होगी। मुझसे क्यू की वैल्यू पूछा है, मतलब 2 अल्फा की वैल्यू पूछा है, तो 2 अल्फा की वैल्यू 2 इंटू 20 40 डिग्री होगा। 2 अल्फा की वैल्यू 2 इंटू 20 40 डिग्री होगा। क्लियर है जी सर, एकदम क्लियर है, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है इस सवाल को करो। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू बराबर है 13, ट्रायंगल पी क्यू आर में पी क्यू 13 है, पी आर 17 है, पी आर 17 है, पी क्यू 13 है। बोला है पीटी इज ए एंगल बाइसेक्टर, पीटी जो है एंगल बाइसेक्टर है, और पीटी क्यू 90 डिग्री है, पीटी क्यू 90 डिग्री। आपको कोई दो चीज दिया हो, समझ जाओ ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का केस है। कोई दो चीज दिया हो, एंगल बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड दिया हो, मीडियन या परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर दिया हो, समझ जाओ कि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनवाना चाहता है आपसे, वो चिल्ला रहा है कि मुझे आइसोसेलेस बना लो, मुझे आइसोसेलेस बना लो। आओ देखो बना लेते हैं भाई, हम लोग को काम क्या है, हम लोग बना लेंगे। वो बोला पीटी इज एंगल बाइसेक्टर एंड पीटी परपेंडिकुलर है, और साथ साथ क्या ही बोलो, मतलब इतना आसान कर दिया, खुद ही बोला कि एंगल बाइसेक्टर भी मैं ही हूं, और खुद ही बोला कि परपेंडिकुलर भी मैं ही हूं। अब एंगल बाइसेक्टर भी मैं ही हूं, परपेंडिकुलर भी मैं हूं, मतलब मैं कहीं ना कहीं आइसोसेलेस बना रहा हूं। मैंने क्यूटी को आगे बढ़ाया, क्यूटी को आगे बढ़ाया इस पॉइंट तक। मैं बोला मान लेते हैं ये कोई पॉइंट यू है। अब मैं बोलूंगा जो मेरा ये पीटी था ये एंगल बाइसेक्टर भी था और ये परपेंडिकुलर भी था। सर एंगल बाइसेक्टर भी और परपेंडिकुलर भी है, इट मींस कि ये जो मेरा ट्रायंगल बन रहा होगा पी क्यू यू, देखने में नहीं लग रहा है, देखने में नहीं लग रहा है, फिर भी पी क्यू यू मेरा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा होगा। बोलोगे जी सर आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा होगा। अगर ये आइसोसेलेस बन रहा होगा तो मेरा जो पी क्यू टी और जो मेरा पी टी क्यू, हाँ पी क्यू टी और पी टी यू है वो एक दूसरे के कन्ग्रुएंट होगा। क्यों होगा आप ये बात भी ध्यान रख सकते हो यही के साथ कि जो मेरा ए बी डी ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल ए बी डी ये हमेशा कन्ग्रुएंट होता है ट्रायंगल ए डी सी के, ए डी सी के। कैसे होता है सर? सर ये बराबर हो जाता है इसके, बी डी बराबर हो जाता है डी सी के, और ये साइड कॉमन हो जाता है, तो तीनों साइड एक दूसरे के बराबर हो गए। ए बी डी में ए बी बराबर ए सी हो गया, अच्छा ए डी सी लिख दे हूं, ए सी डी लिखना चाहिए था। ए बी बराबर हो गया ए सी के, ए बी बराबर हो गया ए सी के, बी डी बराबर हो गया डी सी के, और जो मेरा ए डी लाइन है वो दोनों में कॉमन है, ए डी बराबर ए डी है, साथ के साथ एंगल भी बराबर है। ये जो है एंगल बाइसेक्टर है, ये जो थीटा है तो ये भी थीटा है, ये 90 है तो ये भी 90 है, बराबर है। तो ये दोनों हमेशा कन्ग्रुएंट होते हैं। तो उसी प्रॉपर्टी से मैं भी बोल दूंगा कि ये दोनों भी एक दूसरे का कन्ग्रुएंट होगा। बोलोगे जी सर ये 90 है, ये 90, ये थीटा है, तो अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, इट मीन्स ये 13 है तो ये भी 13 है। क्या इस बात से आपत्ति है? बोलोगे नहीं सर बिल्कुल आपत्ति विपत्ति नहीं है। अगर ये 13 है तो यहां से यहां तक 13 है तो बचा हुआ 4 हो जाएगा। बोलेंगे जी सर बचा हुआ 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ाया गया है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है
कि अगर किसी के मिड पॉइंट से आगे बढ़ा दो पैरेलल एक लाइन, तो अगले वाले लाइन का भी मिड पॉइंट ही होता है। बता रहा हूं, मैं बोला कि ए बी सी एक ट्रायंगल था, ए बी का मिड पॉइंट ये डी पर है। अगर मैं बोल दूं कि बी सी के पैरेलल डी को आगे बढ़ा दिया और किसी पॉइंट ई पे टच कर रहा है, तो जो ये ई होगा ये भी मिड पॉइंट ही होगा ए सी का, अगर ये पैरेलल है बी सी के। तो अगर ये पैरेलल है बी सी के, तो मिड पॉइंट थ्योरम इसी को बोलते हैं। तो हमसे बोला गया है कि एस जो है वो मिड पॉइंट है, खुद से पढ़ो, एस इज मिड पॉइंट। और हमें पता है एक बात, क्या पता है कि जब भी आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, जब भी आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, तो जो ये पॉइंट होता है ये मिड पॉइंट भी होता है। तभी तो दो बात में बांटता है, क्योंकि इस पे मीडियन ड्रॉ होता है। अब मैं दोनों के मिड पॉइंट को मिला दूं, इस दोनों के मिड पॉइंट को मिला दूं, आपको मिड पॉइंट थ्योरम से पता है कि ये क्या होता है, 1:2 में होता है। अगर ये BC 2 है तो ये 1 होगा, ये 1:1 में होता है, ये 1:1 में होता है। सिमिलरिटी का केस है, बोलोगे जी सर। तो अगर ये 4 है तो इसका आधा जो ST होगा 2 होगा, अगर ये 4 है तो इसका आधा ST 2 होगा। क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार का। अगले सवाल करो। इन ट्रायंगल ABC M is the midpoint of side AB. In triangle ABC M is the midpoint of, in triangle ABC M is the midpoint of side AB. M जो है AB के midpoint है। आगे बोला N is a point interior of ABC such that CN is the bisector of angle C। एक काम करें क्या, C को यहां लेते हैं, अच्छा लगेगा, सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत कम होगी, सॉल्व करने में कुछ दिक्कत कम होगी। ए यहां ले लेता हूं, बी यहां ले लेता हूं, सी ले लेता हूं, और हमने बोला कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम को यहां ले लेता हूं ए बी पर। ठीक है, हटाओ, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, फोटो इधर उधर हो सकता है। सी एन बोला है एंगल बाइसेक्टर है, हमने सी एन को एंगल बाइसेक्टर ले लिया। सी एन इज अ पॉइंट इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एन को इंटीरियर में ले लिया एबीसी के। आगे बोला है सी एन परपेंडिकुलर है एनबी पर, सी एन इज परपेंडिकुलर टू एनबी। अगर मैं एनबी को मिला दूं, अगर मैं एनबी को मिला दूं, ठीक, इस पे परपेंडिकुलर है सी एन। आगे बोला है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ एम एन, एम एन का लेंथ बताए। एम एन को मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया, ये मैंने एम एन ले लिया। एम एन का लेंथ बताए, मुझसे ये बोला गया है एम एन का लेंथ बताए। फिर से वही, मैं तो बोला था रटा हुआ था, मैं बोला 5 का आधा 2.5 आंसर आएगा, कैसे आएगा देख लो। मुझसे ये बोल दिया गया सी एन जो है एंगल बाइसेक्टर है, इट मीन्स ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ और ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये चिल्ला रहा है कि मुझे आइसोसेलेस बनाओ, मुझे आइसोसेलेस बनाओ। मैंने इसे आगे बढ़ा दिया। मैं बोला जो ये लाइन है, मान लेते हैं बीपी, ये बीपी में सीबीपी में ये जो सीएन है वो एंगल बाइसेक्टर भी है और ये परपेंडिकुलर भी है। इट मीन्स मेरा सीबी, सीएनबी और सीएनपी कंग्रुएंट ट्रायंगल है। बोलोगे जी सर, मुझसे चिल्ला के बोला गया है कि बीसी 10 है। अगर ये बीसी 10 है और मेरा बीसीएन और फिर एनसीपी दोनों क्या है, आइसोसेलेस है, तो ये भी 10 हो जाएगा। और मुझसे बोला गया एसी 15 है, तो सीपी 10 हो गया तो ये 5 हो जाएगा। और जैसे ये 5 होगा तो मुझे फिर से मिड पॉइंट थ्योरम से इसका आधा, ये 2.5 हो जाएगा, ये 2.5 हो जाएगा। क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है। किसी को कोई आपत्ति, विपत्ति, कष्ट, पीड़ा, परेशानी तो नहीं है? नहीं। तो आपका कंग्रुएंसी यहीं पे खत्म होता है। अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय सभी को।